नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोग 2 महीने में अपनी ये सीरीज़ ख़त्म कर दें और उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय का वो कथन होता है, सिद्ध कथन, जो पहले से सिद्ध होता है, मीन्स पहले से प्रूव्ड सेंटेंस होता है। इसका प्रयोग करके हम लोग दूसरे कथनों को साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो पहले प्रमेय का पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसी का प्रयोग करके हम लोग दूसरे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि जो भी प्रमेय का होती है, इसे इंग्लिश में लेमा बोलते हैं, तो लेमा का ही प्रयोग करके हम लोग दूसरे थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड ग्रीक गणितज्ञ थे। इन्होंने वास्तविक संख्याओं के भागफल संबंधित सिद्धांत भी प्रतिपादित किए थे। संख्या गणित में यूक्लिड विभाजन विधि इनके द्वारा प्रतिस्थापन विधि प्रमेय का पर आधारित है। चलिए देखते हैं। हमारे इस चैप्टर में लघुत्तम और महत्तम भी आएंगे। तो सबसे पहले उन लघुत्तम और महत्तम का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। लघु मतलब छोटा। लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। महा मतलब बड़ा। और महत्तम का मतलब हो गया बड़े से बड़ा। दोस्तों, जब भी हमारे क्वेश्चन में छोटे से छोटा नंबर पूछेगा तो हमें लघुत्तम समावर्त निकालना होता है, और जब भी वो पूछेगा बड़े से बड़ा नंबर निकालिए तो हम लोग महत्तम समावर्तक निकालते हैं। लघुत्तम को बोलते हैं एलसीएम, महत्तम को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट मतलब छोटे छोटा। तो जैसा कि नाम से हमें पता चलता है और क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि छोटे छोटे नंबर ज्ञात कीजिए या वो बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ उसी क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाता है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है या लघुत्तम समावर्तक निकालना है। चलिए तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग
करेंगे हम लोग। पहले यूक्लिड ने क्या कहा था हमसे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। बचपन में हम लोग जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो भाग करते हैं। किस तरीके से करते हैं? उदाहरण के लिए ले लेते हैं। मान लो एक नंबर है कोई नंबर है b, इससे हमको डिवाइड करना है, a से b को डिवाइड करना है। नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं भाज्य को, यहाँ पर लिखते हैं भाजक को, यहाँ पर आता है भागफल, और घटाने के बाद यहाँ पर आता है शेषफल। अगर हमने लिखा यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर q और घटाने के बाद रिमाइंडर बचता है r, तो हमारे यूक्लिड ने कहा था कि इन नंबरों को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। इसे इस तरीके से लिखा जाता है। मैथ के रूप में इसे लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो r है रिमाइंडर, वो इस b से छोटा होगा। r b से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है या बराबर है, यानी r 0 से लेकर b तक नहीं होता, b से छोटा होता है, b से 1 कम होता है, b से छोटा ही रहेगा लेकिन r 0 से शुरू होगा। 0 के बराबर हो सकता है r, पर b से छोटा रहेगा, b से छोटा ही रहता है, b से भी बड़ा नहीं होता, b से छोटा ही रहेगा ये r। चलिए, ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड ने कहा था कि हम लोग इस भाग को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमें अभी आप लोगों को जो याद करना है वो है, ये है सूत्र जो यूक्लिड में दिया हुआ था। हमें इस सूत्र का प्रयोग करके
दूसरे क्वेश्चन को या थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड ने मतलब जो यूक्लिड ने हमें एक नियम दिया था कि a = bq+r, इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं हम लोग दो नंबरों के HCF निकालने में, इस महत्तम समावर्त निकालने में। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे महत्तम समावर्तक निकालने में। चलिए, महत्तम समावर्तक निकालने का नियम क्या है, कैसे निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, मतलब स्टेप्स क्या है, उसके चरण क्या हैं जिससे हम लोग निकालेंगे। तो चरण यानी स्टेप। पहला स्टेप है इसका A = bq+r से q और r को प्राप्त करना, जहाँ जीरो से लेकर r होता है b तक, b से कम लेकिन जीरो के बराबर। r की वैल्यू 0 से लेकर b तक होगी, b से कम होगी, b से छोटी होनी चाहिए। हम यहाँ से q और r निकालेंगे। दूसरा स्टेप है कहता है कि अगर r हमारा 0 आ गया तो जो महत्तम समावर्तक है A और B का, वो B ही होगा। मीन्स LCM नहीं, HCF जो HCF है वो B होगा। ठीक है। तीसरे चरण, अगर r 0 नहीं है तो हम फिर से दोहराएंगे। मीन्स मतलब प्रथम चरण पे जाएंगे, फिर से पहला स्टेप। अगर आज 0 नहीं आया तो फिर से पहला स्टेप, और वो तब तक करेंगे जब तक 0 ना हो जाए, जब तक r0
न हो जाए। तो यही 3 स्टेप है हमारे, जिनसे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। अभी इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखी। अब उसका प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसे भी देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। इक्यासी और 237 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक इक्यासी और 237 का महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग जैसे छोटी क्लास में करते थे सेम वैसे ही, इसको ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम लोग इसको अपने तरीके से करते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। इक्यासी का भाग देना है 237 में। दो बार देते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, माइनस किया, 7 में 2 घटाए 5, 13 में 6 गए, 7 6 13, बस 75। अब देखिए हम लोगों ने छोटी क्लास में एचसीएफ जो निकाला है वो 75 का फिर से 81 में डिवाइड करके निकाला, लेकिन इसको हमें लिखना कैसे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे लिखना है। हमने भाग दिया 237 में, मतलब 237 हमारा नंबर है। 237 बराबर 237 कैसे लिख सकते हैं, 81 गुणा 2, मतलब B और Q, यह है A B Q, Q मतलब क्वोटेंट, प्लस R, R आया 75। तो फॉर्मूला हो गया हमारा A इक्वल टू BQ प्लस R। इसे इसी फॉर्म में लिखना है हमें। यहाँ पर A वो है जिसमें हमें डिवाइड करना है, B 81 है, Q 2 है और R 75 है। अभी हमारा R 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमें फिर से यही स्टेप फिर से करना पड़ेगा। अब 75 का भाग देंगे 81 में, पिछले वाले नंबर में 75 का भाग दिया 81 में, एक बार गया, छह बचा। इसको कैसे लिखना है भाई, 75 गुणा 1
प्लस 6, नंबर है 81। 75 गुणा 1 प्लस 6, 81। 81 के बाद अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो फिर से करेंगे। छः का भाग दिया, बारह बार गया, तब रिमाइंडर बचा 3। तो फिर से हमें भाग किसमें दिया? 75 में, यानी जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर उठ के आ जाता है। अब रिमाइंडर कैसे आया? 6 गुणा 12 प्लस रिमाइंडर कितना था? 3। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, फिर से स्टेप को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले बार नंबर में दिया 6 में डिवाइड, 2 बार, फिर से इसे लिखना पड़ेगा। 6 रिमाइंडर, इसको लिखेंगे 3 गुणा 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आया। ये रिमाइंडर इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, पर रिमाइंडर 0 हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं तक ये रहेगा। तो एचसीएफ कितना आया? बी होता है बी क्यू, मतलब ये वाला रिमाइंडर है हमारा। ये आपका आंसर आया। यानी एचसीएफ ये वाला आता है हमारा, ये आंसर है हमारा। जिस नंबर ने डिवाइड किया तो 0 ला दिया रिमाइंडर, वही हमारा एचसीएफ होता है। जो 0 पे ला के छोड़ दे वही एचसीएफ है। चलिए, कितना समझ में आया? अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग और भी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कहता है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 2 के रूप का हो सकता है? जहां q एक पूर्णांक है, अपने उत्तर का औचित्य कीजिए। 4q + 2 के रूप का। सबसे पहले हमें यहां से b और r पता करने होंगे। तो r कितना आया? r 0 से लेकर 4 से कम तक होगा, मतलब r बराबर 0 1 2 3। 4 के बराबर नहीं है, 4 से कम है, तो 3 तक जाएगा बस।
मान रखेंगे आर के एक एक करके मान रखेंगे, और बी हमारे पास 4 है, ए इक्वल टू 4q प्लस 0, ए इक्वल टू 4q प्लस 1, ए इक्वल टू 4q प्लस 2, और ए इक्वल टू 4q प्लस 3। मान रखे हमने आर की वैल्यू रखी, हमने जब इसमें आर की वैल्यू 0 रखी तो ये आया, आर की वैल्यू 1 रखी तो ये, आर की वैल्यू 2 रखी तो ये, आर की वैल्यू 3 रखी तो ये। तो ये 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप में होनी चाहिए। केवल 4q प्लस 2 ही नहीं होगा, इसके अलावा ये भी होंगे। चारों रूप की होनी चाहिए, केवल एक ही रूप का नहीं माना जाएगा। चारों रूप में से कोई भी रूप आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 कहता है यदि 65 और 117 के HCF को 65n माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो n का मान ज्ञात कीजिए। 65 और 117 का HCF को व्यक्त किया जाए 65n माइनस 117। लेकिन अभी हमें 65 और 117 का HCF नहीं पता है, पहले निकालना होगा। निकाल लेते हैं 65 और 117 का। फिर से 65 में एक बार HCF 13, इसका 13 HCF आया, तो HCF ऑफ 13 65n माइनस 117। 117 को इधर लेके आएंगे, प्लस में आएगा। एक सौ 17 इधर माइनस में था, इधर आएगा बराबर के इस तरफ, तो प्लस में आएगा। तो 13 प्लस 117, इनको जोड़ा 17 और 13 तो हो गए 130। अब 65 को इधर लाएंगे, 65 इधर गुणा में है तो 65 इधर आएगा तो भाग में आएगा। डायरेक्ट डिवाइड ना हो तो 5 से काट सकते हैं।
5 10 5 6 30, 13 से काटा 2 बार तो 2, 65 दूनी 130, n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 आई। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, पुश करके भी देख सकते हैं, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अगला उदाहरण है, सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को छोटी छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। 3 दूरियां दी है, 40, 42, 45 सेंटीमीटर। 40, 42, 45 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मतलब लीस्ट, LCM मतलब लघुत्तम। समापवर्त्य निकालना है हमें, इन तीनों का लघुत्तम निकालना है। कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं सीख लेते हैं। दो का भाग दिया 40 में 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। दो का भाग दिया 21, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 सत्ते 21, दो का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 15 3 45, 3 का भाग देंगे फिर से 1। हमने लिखा 40 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। हमने लिखा 42 के फैक्टर गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 7। हमने लिखा 45 के फैक्टर 20 गुणा गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5। इनको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 5, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 7 की घात 1, 3 की घात 2 गुणा 5। अगर लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लघुत्तम में हमें
प्राइम नंबरों की सबसे बड़ी घात लेनी होती है। प्राइम नंबरों की इनमें 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है और 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, वो लेने होंगे। सबसे पहले 2 का देख लेते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात है इसमें सारे में 3, तो 2 की घात 3। 3 की सबसे बड़ी घात है 2, 3 की सबसे बड़ी घात 2, क्योंकि हम बड़ा निकाल रहे हैं तो हमें बड़ी घात लेनी पड़ेगी। 3 की सबसे बड़ी घात 2, 5 की सबसे बड़ी घात 1 और 7 की सबसे बड़ी घात 1। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 7। इसका आंसर इधर न करके 8 पंजे 40 और 9 सत्ते 63। 2 4 24 और 2 4 12 4 12 एक हासिल 4 24 और 1 25 2520। सेंटीमीटर। आंसर। इस चीज़ में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, देख लेते हैं एक बार फिर से। हमें निकालना था 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर का छोटे से छोटा कदम निकालना है। छोटे छोटे मतलब लघुत्तम समापवर्ती, यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर की हमने, गुणनखंड की, पहले इनके अलग अलग एक साथ भी कर सकते थे, अलग अलग किए, अलग अलग से देखते हैं। गुणनखंड लिखे हमने, घातों के रूप में लिखे, जो सबसे बड़ी घात होगी उनको ही हम लेंगे। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3, 3 की सबसे बड़ी घात है 2, 5 की सबसे बड़ी घात है 5, 7 की सबसे बड़ी घात है 7, 7 पर 1 मतलब 7, 5 पे 1। तो जितनी बड़ी बड़ी घात वाले सारे लिख लिए, उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, गुणा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एल्गोरिथम सीखी, मतलब ये कि हमें कैसे एचसीएफ निकालना है, कैसे कैसे किस किस स्टेप से निकालना है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जुड़े हुए एक अभ्यास यानी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है 135 225। इसका हमें निकालना है महत्तम समापवर्त। मतलब एचसीएफ किसका निकालना है 235 और
135 और 225 का, 135 और 225 का, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। चलिए देख लेते हैं। हल सबसे पहले हम अपने तरीके से करते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देंगे। ये हमारा रफ कार्य है जो हमें रफ में करना है। 135 का भाग 225 में देंगे, एक बार जाएगा, पहले ये वाला स्टेप लिख लेते हैं। 200 सूत्र लिख लेते हैं पहले, A = BQ + R। चलिए लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है हमारा, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी HCF निकालने के लिए, डायरेक्ट HCF निकाल सकते हैं। इसको रहने ही देते हैं। सीधा 225 बराबर 135 × 1 प्लस में रिमाइंडर। अब फिर से रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर, रिमाइंडर का भाग देना है 135 में। ये भी जाएगा एक बार, पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये है 135 90 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर बचा 45, अब 90 45 गुणा 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ये हमारा रफ वर्क था, इसे हमें रफ में रखना है। ये फेयर वर्क है, ये फेयर में लिखना है। चलिए इन स्टेप से हो गया, इसका HCF आया। पैंतालीस, यहाँ पर ये वाला HCF, जो नंबर डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 ला दे वही नंबर होता है हमारा HCF आंसर।
हमें नंबर दिया गया है 6 क्यूब + 1। b की वैल्यू 6 है तो r निकलेगा 5 तक, 6 से कम रहेगा। r का मान समीकरण 1 में रखने पर r के मान समीकरण 1 में रखेंगे। ये सारी हमारी r है। पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 0 रखा तो 6 क्यूब, 1 रखा तो 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 2, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 4, 6 क्यूब + 5। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था, दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। विषम हमें पता करने हैं। सेक्स सम होगा विषम विषम विषम। तो ये जो रूप निकले हैं ये विषम के रूप में है, बाकी के 3 सम के रूप में है। 1, 2, 3। हाँ, इतना ही करना था। ये हमें इन तीनों को देखकर हमें पता चल जाता है कि हमारे जो विषम पूर्णांक होंगे वो इस रूप में होंगे। वैसे तो सारे रूप निकलेंगे हमारे, लेकिन हमें जो विषम वाले निकालने थे वो इस रूप में निकलेंगे। a6 + 1, a6 + 3, a6 + 5। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में तो HCF निकालना है 616 और 32 का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसका HCF निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा तीसरे का। हम लोग करते हैं चौथा वाले में क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है।
चलिए इसको निकाल लीजिएगा आप लोग घर पे। हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है हमें। हमें दिखाना है कि कोई पूर्णांक 3m + 3m + 1 के रूप का होता है। 3m यहाँ b = 3 है, तो r कितना होगा? का नहीं के आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, मीन्स यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखने पर जब r = 0 हो, जब r = 1 हो और जब r = 2 हो तो a = 3q + 1 3q + 2 ये कह रहा है कि अगर हमें इनका वर्ग करें, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इनका वर्ग करके दिखाना होगा। समीकरण 1 का वर्क करने पर क्या आता है? स्नान क्यू स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं
इस 3q² को हम लोगों ने m मान लिया है। m भी कोई धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ m पूर्णांक m p धनात्मक पूर्णांक होगा। ऐसे ना लिखते हुए हम लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं। m इक्वल टू 3q² है, लेकिन m धनात्मक पूर्णांक है। समीकरण नंबर 5। समीकरण 1 का वर्क किया, 2 का किया था। समीकरण 3 का वर्ग करने पर तीन ए इसको सॉल्व किया हमने, a + b के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। टू ए बी इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा समीकरण नंबर 6 है ये। यहाँ m की वैल्यू है ये ब्रैकेट वाली 3q² + 2q +1, तो यह 3m + 1।
इतना हम लोगों ने नोट कर लिया होगा। 4 आगे का एक समीकरण था हमारे पास में, ये था ये वाला। समीकरण 4 का वर्क करने पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, इस 4 को हम लोग 3+1 भी लिख सकते हैं। इन तीनों से 3 कॉमन ले लेंगे, जहाँ ये पूरा m है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा समीकरण नंबर 5, 6, 7 है, उनसे जो हमारा धनात्मक पूर्णांक किसी का वर्क करने पर या तो 3m के रूप का या फिर 3m+1 3m+1 के रूप का आता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। नहीं, 5 या 7 से हमें पता चलता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का होता है। हैज प्रूव्ड इति सिद्धम नोट कर लीजिए सभी लोग।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 5। ये क्वेश्चन नंबर भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेते हैं। और हमारे क्वेश्चन में 9m दिया हुआ है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। हमें अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करना है, मतलब 3 लेकर। यहाँ पर हमारे यहाँ B3 है, तो R की वैल्यू होगी 0 1 2। R का मान समीकरण एक में रखने पर, अगर R 0 है या R 1 है या R 2 है, तो A इक्वल टू 3q, A इक्वल टू 3q + 1, A इक्वल टू 3q + 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा हुआ था 3m+1, उसी की तरह सेम टू सेम ये भी है। इसमें भी हमें 3m+1 ही लेकर चलना होगा, क्योंकि 3 का ही गुणांक है 9, इसलिए हमें 3 को ही लेकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण उसमें वर्क करने पर बोल रहा था, इसमें घन करने पर बोल रहा है। जो जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। इसमें वर्क था, इसमें घन है, तो घन करना होगा।
इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसको हमने m मान लिया है, ये m कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने। हमारे समीकरण लिखे हुए थे, अब हम समीकरण 2 का घन करें, वो समीकरण 3 का घन करेंगे। सूत्र हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो सबसे पहले a का क्यूब, b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी तीन तीन 9 क्यूब क्यूब वाले सारे पास लिख लेते हैं। इन सब से तीनों से 9 कॉमन ले लेते हैं।
क्या m की वैल्यू, हमने इसको m मान लिया है और m कोई धनात्मक पूर्णांक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समीकरण 2 का घन कर लिया, समीकरण 3 का घन कर लिया। अभी समीकरण 4 का घन करते हैं। समीकरण 4 का घन करने पर इधर न करके इधर करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र लगाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 बी ब्रैकेट में ए प्लस बी अठारह 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू। जितने भी क्यू क्यू वाले सारे पास में लिखेंगे। और जितना बिना क्यू का उसको दूर लिखेंगे। इन सब में से 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचा 9 3 27 3 और क्यू क्यू 9 बजे पहले 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36। इसको मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5 6 7। यहाँ पर m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो दोस्तों हम लोगों ने देखा समीकरण नंबर 5 6 7 से
अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो वो 9m प्लस 1 के रूप में आता है। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का आता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन समीकरण 5, 6, 7 से हमें देखने में पता चलता है कि किसी पूर्णांक का घन नाइन एम प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का आता है। यही हमारा आंसर है। इसे बोलते हैं इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था हमें कि किसी पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का आता है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 6वां क्वेश्चन है उसमें हमें HCF पता करना है 4052 का और 12576 का। क्वेश्चन नंबर 7 में ये प्रश्न 2 की तरह ही सॉल्व होगा। इसको ऐसे ही हल करना है। प्रश्न 2 जैसे हमने किया था वैसे ही प्रश्न 7वां हल करना है और उसी तरह प्रश्न 8वां भी हल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में HCF निकालना है 420 और 130 का। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालिएगा, एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और क्वेश्चन नंबर 10 में LCM निकालना है 48 और 60 का। चलिए, इस तरीके से ये हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अब हम अगली प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ प्रश्नावली से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स क्लियर करते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दो संख्याओं के मासा और लासा में क्या संबंध होता है, ये हम दिखाते हैं। मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं A और B और उनके हमें मासा और लासा पता हुआ है। हमें मासा और लासा में संबंध बताना है। संख्याओं के मासा और लासा में क्या संबंध होता है, तो हम लिखते हैं दो संख्याएं हैं जैसे A गुणा B, तो बराबर में उनका मासा गुणा लासा। ये हमारा एक सूत्र है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे एक है प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 ये कहती है कि अगर हम किसी नंबर को उसके गुणनखंड करें तो वो उसके प्राइम नंबरों के गुणनफल से मिलके बनता है। जैसे
अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। प्रमेय कहती है कि अगर हम किसी संख्या को यानी नंबर को, एक होता है भाज्य एक होता है अभाज्य, अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल खुद से ही विभाजित होती है, जैसे कि 7 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया। भाज्य जैसे हो गए 6, 8, 10, ये अपने अलावा दूसरे नंबर में भी डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ये केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। तो हम इन भाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में खंडित किया जा सकता है। प्रमेय कहती है कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में खंडित किया जा सकता है। जैसे 26 को ले लेते हैं, छब्बीस के फैक्टर किए हमने, दो गुणा 13, ये हैं दोनों प्राइम नंबर में अभाज्य संख्याएं। तो इस भाज्य संख्या को इन दो अभाज्य संख्याओं में विभाजित किया जा सकता है, ऐसा ये प्रमेय बोलती है। इस सूत्र का उदाहरण देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके मास और लासाई गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, काम आएगा। उदाहरण के लिए कोई नंबर ले लेते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकता है? क्या क्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकता है? देख लेते हैं। 6n को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 3 की घात n। अगर इसको अलग अलग किया तो
लेकिन जो नंबर 0 पर समाप्त होगा वो 10 होगा, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 5। किसी नंबर को 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 और 5 होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा और भी कोई नंबर हो चलेगा, लेकिन 2 और 5 होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, ये वाला 6n। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180 और 192 के HCF LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनको ब्रेक करना होगा। दो 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 9, 2 18, 2 36, 2 72, 2 144। ठीक है। 2 90, 2 45, 3 3 9, 5 45, 5 15, 45, 2 90, 2 180, 192। नौ 2 18, 95, 2 196, 96, 2 96, 48, 2 48, 24, 12, 6, 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192। चलो इनको लिख सकते हैं हम घातों के रूप में। 1 2 3 4, 2 की घात 4, 3 की घात 2, 1 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 1, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, 3 की घात 1। इनमें देख रहे हैं HCF निकालना हो तो हमें सबसे छोटी घात देखनी होती है।
सबसे छोटी घात चेक करनी होती है कि इनमें सबसे छोटी घात कौन सी है। 2 की सबसे छोटी घात कितनी है? 2। 3 की सबसे छोटी घात कितनी है? 3। 1। 1। 2, 3 और 5। 5 की सबसे छोटी घात 1। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12 पंजे 60। अच्छा, सब में चाहिए होती है, सॉरी। HCF में जो सब में कॉमन हो वही लेना होता है, और वो भी सबसे छोटी घात जो सब में कॉमन है वो है जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो वही लेनी होती है हमें HCF में। तो सब में कॉमन है 2 की घात 2, और 3 सब में कॉमन है, सबसे छोटी घात है 3। तो ये होगा 4 3 12। LCM में सबसे बड़ी घात देखते हैं। दो की सबसे बड़ी घात कितनी है? 6। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। 5 की 1। 2 की घात 6 आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 3 3 9 5 45 64 का गुणा 2880। दो आंसर निकले, एक HCF एक LCM। ये हमने निकाले हैं गुणनखंड विधि से। ये सभी में कॉमन होनी चाहिए, सभी में होगा तभी हम लेंगे वरना नहीं लेंगे। एक अगला उदाहरण देख लेते हैं, चौथा। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का HCF 23 और LCM 1449। पहली संख्या 161। दूसरी संख्या P क्या होगी? हमारे पास सूत्र है, सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। A कितना है? 161 गुणा B
161 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में। जो पहले से होता है उसे पहले लिख लेते हैं। 161 इधर से आया तो 161 भाग में। इसका भाग देंगे, किसी को कोई कट रहा हो तो काट देंगे। 9 बार कटेगा। नौ तीन 27, 2 9 दूनी 18, 2 20। दूसरा नंबर मिला 207। चलिए बाकी क्वेश्चंस में लासा और मासा निकालने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर करके निकाल सकते हैं गुणनखंड करके। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक पर 0 पे समाप्त हो सकती है। ये हम अभी उदाहरण में कर चुके हैं, इसको नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 व्याख्या करनी है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हम इनके जब फैक्टर करते हैं हमने जब इनके फैक्टर किए तो निकलते हैं और इसके किए तो ये और दूसरे अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है इसलिए ये भाज्य हैं।
एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड निकले हैं इसके भी और इसके भी। एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। अगर केवल एक ही निकलता तो ये प्राइम नंबर हो जाता। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य गुणनखंड, लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए ये भाज्य गुणनखंड हो गया है। सातवें में एलसीएम, अठारह 12 का निकालना। चलिए, लगभग क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं। आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा, हम आपको फिर से डिस्क्राइब करके देंगे उसको। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे, आगे टॉपिकों की व्याख्या करेंगे और उससे संबंधित एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।